हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस पॉलिटी के सीरीज में। आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिस्प वे में, और जिससे क्वेश्चन यूपीएससी बराबर पूछते रहता है। आपको मैंने एक पोस्ट में आज क्वेश्चन भी दिया है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये टॉपिक देखने के बाद आपको क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पार्लियामेंट के पास कितना पावर है आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से चेंज होता है, संशोधन होता है, वो भी मैंने एक लेक्चर आपको दे दिया है, तो ज़रूर उसको देखें। तो आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को कितना पावर है, ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। पहला मैटर जब गया तो शंकरी प्रसाद केस के नाम से जाना गया। उसमें पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया था संविधान में, पहला संविधान संशोधन 1951 में, जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के हम लोग उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिए। ठीक है, तो उसको चैलेंज किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को लेके जी। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इस केस में कि पार्लियामेंट को पावर है आर्टिकल 368 के अंडर कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का जो बिल है, जो कानून है, वो आर्टिकल 13 के अंदर में नहीं आएगा। आपको पता है कि आर्टिकल 13 में के अंदर ये लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट में कि कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर, चाहे एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेटिव का हो, अगर वो फंडामेंटल राइट को हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको या हाई कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। लेकिन शंकरी प्रसाद केस में इसने ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट कि फंडामेंटल राइट के या संविधान को चेंज करने के लिए जो भी फंडामेंटल राइट को जो भी चेंज करने के लिए पार्लियामेंट जो भी कानून लाता है वो आर्टिकल 13 के अंदर में नहीं आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि वैसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे। ये कब बोला गया, शंकरी प्रसाद केस में। ठीक है, उसके बाद और ये भी बोल दिया गया कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट को हटा सकता है। ठीक है, और वैसे कानून को कभी भी आर्टिकल 13 के अंदर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। कौन बोला था, शंकरी प्रसाद केस में। फिर आया गोलकनाथ बाबा, तो गोलकनाथ ने ये बोल दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर नहीं है, वो फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता है। और फंडामेंटल राइट जो है वो ट्रांसीडेंटल है, इम्यूटेबल है, मतलब उसको अपरिवर्तनीय है और बहुत प्योर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ केस में एक मैटर गया था 7वां संविधान संशोधन, जिसमें 9th शेड्यूल को चैलेंज किया गया था। 9th शेड्यूल में आपको पता है कि 9th शेड्यूल में अगर हम कोई भी चीज़ डाल देंगे तो उस पर जो है रिव्यू नहीं हो सकेगा, है ना। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया गोलकनाथ केस में कि पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को लेने का, कुछ भी चेंज नहीं करने का। ठीक, और जो भी हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो कैसा है, पवित्र है और अपरिवर्तनीय नहीं है। ठीक, और आर्टिकल 13 के अंदर आएगा। ये जो भी चेंज करेगा वो एक कानून बनेगा और वो कानून आर्टिकल 13 में आएगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर जाँच कर सकता है। ठीक, तो शंकरी प्रसाद केस में क्या बोल दिया गया कि आर्टिकल 13 के अंदर जो कुछ संविधान को जो चेंज करते हैं वो नहीं आएगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती थी। इसके जजमेंट को, शंकरी प्रसाद जजमेंट को पलट के रख दिया कौन, गोलकनाथ ने, और बोला कि आर्टिकल 13 के अंदर आती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकता है और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर दे तो। और फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता है कौन, पार्लियामेंट। ठीक, उसके बाद सुप्रीम पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया, 24th अमेंडमेंट, और ये बोल दिया गया कि पार्लियामेंट को अनकंट्रोलेबल पावर है, वो कोई भी चीज़ को अमेंड कर सकता है, इवन कि फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकता है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंडर, और वो चीज़ आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको जांच वाँच नहीं कर सकता है। मतलब सेम चीज़ जो शंकरी प्रसाद केस में बोला गया था, वही चीज़ पार्लियामेंट ने गोलकनाथ केस के जजमेंट को पलटने के लिए वही बात रख दिया। फिर मैटर गया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस को बेसिक स्ट्रक्चर का जनक बोला जाता है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन को रखा था। ठीक, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि गोलकनाथ केस का जजमेंट पूरी तरह से गलत है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि जो आर्टिकल 13 के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट को पूरा पावर है कि फंडामेंटल राइट को चेंज कर ले, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत होता है। अगर वही उसी को चेंज कर देंगे तो संविधान का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन यहीं पे आया। आर्टिकल 368 के अंडर
पार्लियामेंट पे कोई लिमिटेशन नहीं हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। फिर इंदिरा नेहरू केस में भी सेम चीज़ बोला गया कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसको हम लोग पार्लियामेंट जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। फिर जो है मिनर्वा मिल्स केस आया, उसमें ये बोल दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है, मतलब पार्लियामेंट कानून बना के जुडिशियल रिव्यू को नहीं ले सकते। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोई भी कोर्ट को, कोई भी जजमेंट को, कोई भी फैसला जो भी होता है, चाहे वो सरकार का हो या कोई भी कानून बनाए सरकार ने, उसे जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, देख सकती है कि वो कानून जो है फंडामेंटल राइट को हनन तो नहीं कर रहा है। अगर वो कानून फंडामेंटल राइट को हनन करेगा तो जुडिशरी जो है उसको डिक्लेयर कर देगी कि असंवैधानिक है, ये गलत है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, ठीक, और बेसिक स्ट्रक्चर उसको क्या करता है, इंश्योर करता है। ठीक, वामन राव केस में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन कुछ है, और ये बोल दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि कौन सा चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सा चीज़ नहीं है, वो सिर्फ वही कानून को देख पाएगी जो कानून केशवानंद भारती केस के बाद आया है। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट संविधान संशोधन केशवानंद भारती केस, मतलब 24 अप्रैल 1973, ये जो डेट है इसी दिन सचिन तेंदुलकर का भी बर्थडे है। ठीक, तो इसके बाद जो चीज़ संविधान ने संशोधन करके लाया है उसको जुडिशरी देख सकती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है, उसके पहले के नहीं देख सकती है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है या संविधान संशोधन विधेयक है, वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता है। आप इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होता है, किसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ था पहले। ठीक, कौन ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो कौन दिया, सुप्रीम कोर्ट दिया। कब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती केस में। और सुप्रीम कोर्ट भी पूरा डिटेल में नहीं बताया कि कौन कौन सा चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर है, वो डिफाइन नहीं किया है। अलग अलग जजमेंट के आधार पे हम लोग अभी देखेंगे, वो बताया है कि फलाना चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आपको नहीं छूना है। कौन, किसको नहीं छूना है, संसद को नहीं छूना है, पार्लियामेंट को नहीं छूना है। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। पहला है संविधान का सुप्रीमेसी, संविधान ही सुप्रीम है इंडिया में। ठीक, मतलब लोक सुप्रीम है। उसी तरह जो भी प्रियम्बल में चीज़ लिखा गया है, क्या क्या लिखा है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर भी, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शक्ति का जो पृथक्करण होता है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ यूनियन, ये आपको याद रखना है कि इंडिया जो है फेडरलिज्म है। भले इंडिया में जो सेंटर को ज़्यादा पावर है, लेकिन जो फेडरल कैरेक्टर है यूनियन का, फेडरल मतलब क्या होता है, फेडरल मतलब होता है संविधान के द्वारा स्टेट को और सेंटर को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह सेंटर में क्या है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, तो यहाँ पे क्या है, सीएम है, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है, यहाँ पे क्या है, गवर्नर है, यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट है, यहाँ पे क्या है, विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। हालांकि ये बात अलग है कि इनको ज़्यादा पावर है इनके कंपेयर में, लेकिन बेसिक जो मूलभूत चीज़ ये है, बेसिक चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट को, तब हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे फेडरलिज्म है। तो इंडिया में फेडरलिज्म है, इसलिए फेडरल कैरेक्टर जो है वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये भी हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी, वो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, 32, 226, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, आर्टिकल 19, बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, पार्लियामेंट का लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। उसी तरह जस्टिस का इफेक्टिव एक्सेस, सबको न्याय मिले, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट के नीचे जो प्रिंसिपल है, किस चीज़ पे आधारित है फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी पे, जस्टिस पे, तो वो चीज़ भी अपना बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है 32, आर्टिकल 32 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पावर है, पास है रिट इश्यू करने का। रिट क्या होता है, एक आदेश होता है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मेमोरेंडम, ठीक है, हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडमस होता है, क्वा वारंटो होता है, सर्चियोररी होता है, प्रोहिबिशन होता है। ये जो है 5 तरह का रिट होता है, सर्चियोररी, क्वा वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस एंड प्रोहिबिशन। उसी तरह आर्टिकल 136, अब ये क्या होता है, हम जब फंडामेंटल राइटों को पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे, और डिटेल क्या, बहुत सिंपल नहीं बताएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 136 के अंदर जो स्पेशल लीव पिटीशन है, अब स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर कंप्लीट कर दिया, आप उसको जरूर देखें, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। उसी तरह आर्टिकल 141 है,
जिसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो बाकी सभी कोर्ट को मानना होगा। ठीक, उसी तरह आर्टिकल 142 है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा, कोई इस आदेश को नकार नहीं सकता है। तो ये जो चारों आर्टिकल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी तरह हाई कोर्ट का आर्टिकल जो 226 है, 226 मतलब हाई कोर्ट को रिट इशू करने का पावर है, और 227 मतलब हाई कोर्ट कंट्रोल करता है लोअर जुडिशरी पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, और नीचे वाले जो कोर्ट होते हैं उसको हाई कोर्ट ऊपर से निगरानी रखता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट नहीं बना के दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग केस में क्या क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। तो देखिए, केशवानंद भारती केस को ही फंडामेंटल राइट केस बोलते हैं। इसमें बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म, भारत का जो संविधान है वो सेकुलर है। इसके अलावा फेडरल कैरेक्टर, सोवर्निटी एंड यूनिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वेलफेयर स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसके अनुसार? केशवानंद भारती केस के अनुसार। इसको आपको रटना नहीं है, बस 2-3 बार आप अपने नज़र से इसको गुजार लीजिए, याद हो जाएगा आपको। इंदिरा गांधी नेहरू केस, इसमें क्या है? इंदिरा नेहरू गांधी केस, इसको इलेक्शन केस भी बोला जाता है। इसमें क्या है? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। आर्टिकल 19 बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, मतलब रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है। इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। मिनर्वा मिल्स केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया। हार्मनी एंड बैलेंस, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी तरह सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड केस आया, उसने बोला न्याय सबको मिलना चाहिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। भीम सिंघी केस, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वेलफेयर स्टेट को बोला गया। एसपी संपत कुमार केस में बोला गया जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार पी बामूर्ति केस में बोला गया रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बोला गया सुप्रीम कोर्ट को जो आर्टिकल का पावर है 32, 136, 141, 142, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इंदिरा साहनी केस रूल ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट केस है, मंडल केस बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है। कुमार पद्म प्रसाद केस इंडिपेंडेंस जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है। किहोतो होलोहन केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्शन से डील करता है। डिफेक्शन क्या होता है? मतलब दल बदल। ठीक है, अयोग्य घोषित जो हम लोग कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं। इसमें बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है और सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार रघुनाथ राव में बोला गया इक्वालिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बेसिक स्ट्रक्चर है। सर्वभौम में सेक्युलरिज्म को और संघवाद को, फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू। उसी तरह एल चंद्र कुमार केस में हाई कोर्ट का पावर जो है 226, 227 में बेसिक स्ट्रक्चर है। इंदिरा साहनी सेकंड केस इक्वालिटी को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है वो बोला गया। कुलदीप नायर में डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। नागराज केस में इक्वालिटी को बोला गया। आईआर कोहिलो केस में ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें 9 शेड्यूल को बेसिक 9 शेड्यूल केस है, इसमें रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फिर फंडामेंटल राइट के पीछे कौन कौन सा सिद्धांत है वो, जुडिशियल रिव्यू, इक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आईआर कोहिलो केस। राम जेठमलानी केस इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के अंडर जो रिट का इशू करने का पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। नमित शर्मा केस नॉट सो इंपॉर्टेंट। फ्रीडम एंड डिग्निटी बेसिक स्ट्रक्चर। मद्रास बार एसोसिएशन केस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये तो बहुत सारे, लेकिन आपको जो याद क्या करना है, एक याद रखिएगा, एम नागराज केस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हम लोग जो है रिजर्वेशन डिस्कस कर रहे थे। पीटी 365 मैंने पॉलिटी का शुरू कर दिया, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। उस पर मैंने रिजर्वेशन को लेके एक जो है टॉपिक जो था ईडब्ल्यूएस कोटा का, उसको और ओबीसी का जो रिजर्वेशन उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है, ज़रूर देखें उसको। ठीक है, आईआर कोहिलो केस भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंदिरा साहनी केस छोड़ दीजिए, ये सेकंड वाला। एल चंद्र कुमार केस आप देख सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में। उसके बाद एसआर बोम्मई केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किहोतो होलोहन केस अच्छा है। ठीक है, इंदिरा साहनी केस ये याद रखिएगा। उसके बाद सीधे आइए आप मिनर्वा मिल्स केस। उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी केस आप देख सकते हैं, क्योंकि मोदी का गवर्नमेंट है, लाइटर नोट पे, और केशवानंद भारती केस। तो ये जो 5-6 है, बस आपको वही ध्यान देना कि किसमें। इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर को 10-12 मिनट में ख़त्म कर लिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है 0IS, ठीक है, राहुल बर्नवाल के द्वारा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा जो टारगेट है आपको मैं बता देता हूँ कि प्रीलिम्स फर्स्ट वीक तक हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे प्रीलिम्स का, चाहे वो पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी हो या इकोनॉमी या इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और
साइंस को देखेंगे तो उतना ऊपर से देख लेंगे, और ज्योग्राफी को भी देखेंगे, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट को एक ही साथ कर लेंगे। तो अभी हम पॉलिटी और इकोनॉमी का शुरू किए हैं, और जो हम लोग, आपको लग रहा होगा कैसे कंप्लीट होगा, आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी हमारे पास 90 डेज के आसपास है। ठीक, हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, हो जाएगा। जब ये पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से, फिर 500 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पर सब्जेक्ट का, जिसमें मेरा टारगेट है पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन, और हिस्ट्री के टोटल एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न के 500 क्वेश्चन, मतलब टोटल 2000 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ा दूंगा मैं समझा के, किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन को में फंसाता है और क्या क्या दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और 90 डेज मेरे साथ टच में रहें। आपको प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाएगा, आप निकाल लेंगे, इजीली क्रैक कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, एंजॉय द स्टडी एंड वर्क वेरी हार्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर 0 IAS। हैव ए नाइस डे।